जय हिंद बच्चों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बीएससी सेकंड ईयर के फोर्थ सेम में बेटा एक सेकंड यूनिट है, थ्योरी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें जो बड़ा पार्ट कहते हैं उसे बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। उसका एक छोटा सा पार्ट आपकी आंखों के सामने है जिसे हम करना शुरू करने लग रहे हैं बस। थ्योरी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस। इसके वीडियो मैं बना नहीं पाया था तो साक्षी का मुझे फ़ोन भी आया, तो इसलिए मैं इसे शुरुआत करने जा रहा हूँ। जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा बच्चों, मैं इसके छोटे छोटे वीडियो बना के आपको भेजता रहूँगा ताकि आप लोग थोड़ा और इसको पढ़ सकें। हालांकि मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी आप वीडियो चाहते हैं तो ठीक है, हम बनाते हैं इसके वीडियो। आज हमारा पहला लेक्चर होगा ये। तो देखिए, एनालिसिस क्या होता है कि मैंने कोई आपको मिक्सचर दे दिया, आपने पता लगाना है उसमें है क्या, उसमें कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कैटायन अनायन है। तो आप रिएक्शंस करेंगे, ठीक है, स्कीम होएगी आपके पास, उसके थ्रू आप रिएक्शंस कर करके पता लगा सकते हैं कि इसमें है क्या। तो ये एक एनालिसिस होती है, पता लगाना। ठीक है। और क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है कि बस ये पता लगाना कि है क्या, कि बेरियम है या सिल्वर है या कुछ और है, सल्फेट है, क्लोराइड है या कुछ और है, ये पता लगाना है बस। और ये कहें कि कितना है तो आ जाएगा क्वांटिटेटिव, मतलब कितना है। बेरियम है तो कितना है, कितने मिलीग्राम माइक्रोग्राम कितना है वो, उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो दैट इज़ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो आइए इसको डिटेल में शुरू करते हैं। तो पहला है हमारे पास इनऑर्गेनिक एनालिसिस। एनालिसिस में एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है, देखिए मैं, देखो बेटा, पहले सेंट्रल वाटर कमीशन में भी मैंने काम किया है। तो वहाँ पर क्या करते थे, हमारे पास वाटर के सैंपल आते थे। सेंट्रल वाटर कमीशन की पूरे भारत में काफ़ी सारी लैब्स हैं। इसी तरह से सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिल्ली में, जिसका लैब्स है, बहुत ही बढ़िया लैब्स हैं, तो उसकी भी बहुत सारी लैब्स हमारे पूरे भारत में फैली हुई हैं जो कि वाटर पे, एयर पे भी काम करती हैं। तो सेंट्रल वाटर कमीशन में क्या था कि पानी पे काम होता था, वाटर के सैंपल्स आते थे, हमारी लैब्स इकट्ठा करती थी, उसका डाटा कंपाइल भी हम करते थे। ठीक है, तो टेस्ट होते हैं कि भाई पानी में कौन सी चीज़ कम है या ज़्यादा हो गई है। तो इस तरह से, जैसे कोई लेड अगर आ गया पानी में और वो ज़्यादा है तो पता लगाएंगे कि कहाँ से आ सकता है, या स्टेट को भेज देंगे हम कि भाई इस पर्टिकुलर नदी में जो कि आपकी स्टेट से होके आ रही है, यहाँ पे इस प्रकार से ये पर्टिकुलर आयन की क्वांटिटी जो है बढ़ गई है, जो कि एक्वेटिक लाइफ के लिए ठीक नहीं है। मान लो क्रोमियम बढ़ गया, ठीक है, लेड बढ़ गया, आर्सेनिक बढ़ गया, कुछ ऐसा हो गया, तो हम उनको भेज देते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम काम क्या कर रहे हैं, हम एनालिटिकल केमिस्ट्री वाला काम कर रहे हैं, हम उसकी एनालिसिस कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मशीन्स होती हैं, जो कि आप अभी तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ बीएससी थर्ड ईयर में थोड़ा सा पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी में। आप एमएससी अगर करेंगे तो बेटा और डिटेल में आप वहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पर आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स में एनएमआर पढ़ेंगे, आईआर पढ़ेंगे, यूवी पढ़ेंगे और क्रोमेटोग्राफी वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स को वहाँ पर पढ़ेंगे, जो कि एनालिटिकल केमिस्ट्री का ही एक तरह से पार्ट होता है। ठीक है, बहुत गहरी है, बहुत डीप है, लेकिन हम उसका एक छोटा सा कंटेंट जो है बीएससी में हमारे पास है वो देखने जा रहे हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या हुई, साइंटिफिक स्टडी है ये, साइंटिफिक स्टडी टू डिटेक्ट द आयंस या एलिमेंट्स, साइंटिफिक स्टडी टू डिटेक्ट केमिकल एनालिसिस। ठीक है, तो केमिकल्स जो हमने आपको मिक्सचर दिया उसकी एनालिसिस करनी है और साइंटिफिकली करनी है। ठीक है, और बाकी आप लिख सकते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द रिजल्ट्स विद मैक्सिमम पॉसिबल एक्यूरेसी। मतलब एक्यूरेसी के साथ आप रिजल्ट दें। ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम एनालिटिकल केमिस्ट्री। और दो पार्ट आपको बता दिए, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, पढ़ लेते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस डील्स विद डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और आयंस प्रेजेंट इन अ सैंपल। और क्वांटिटेटिव में क्या आ जाएगा, एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटी और अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स और आयंस प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट की जानकारी देनी होगी क्वांटिटेटिव में, कितना अमाउंट है, कितनी क्वांटिटी है। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस। तो द क्वालिटेटिव एनालिसिस इन्वॉल्व्स द डिटेक्शन ऑफ कैटायंस एंड एनायंस प्रेजेंट इन एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट इज़ बेस्ड अपॉन सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट एंड कॉमन आयन इफेक्ट। तो इसमें क्या करते हैं, हम डिटेक्शन करते हैं कैटायंस की और एनायंस की करते हैं,
और बेस्ड किस पर बेस्ड है ये? सोल्यूबिलिटी यानी कि घुलना। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है थोड़ी देर में बात करेंगे। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है थोड़ी देर में बात करेंगे, हालांकि ये 11th-12th में आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए एक चीज़ और देखने वाली है, एसिड रेडिकल्स होते हैं एनायंस, बेसिक रेडिकल्स होते हैं कैटायंस। जैसे मैंने लिखा बेरियम सल्फेट, ठीक है, तो कैटायन बेरियम है यहाँ पर, ये क्या है? बेसिक रेडिकल। एनायन सल्फेट है यहाँ पर, तो ये क्या है? एसिड रेडिकल है। जनरली आप, जैसे मैंने बेरियम ही लिख दिया, इस पर प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज आप देखेंगे तो हो सकता है आपके दिमाग में आए ये तो प्लस चार्ज है तो ये एसिड का, मतलब यहाँ से आपको लग सकता है कि ये तो एसिड होगा, एसिड रेडिकल होगा, बट ये है क्या? बेसिक रेडिकल है, ठीक है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल देखो, Ag+Cl-, तो Ag+ पूछ लिया आपसे क्या है, तो ये बेसिक रेडिकल है। अब देखो AgOH, जैसे NaOH एक बेस होता है, AgOH भी एक बेस हुआ, ठीक है। तो अब बेस में से अगर Ag निकला है तो क्या होएगा? बेसिक रेडिकल, भले ही वो कैटायन हो, ठीक है। इसी प्रकार से सल्फेट देखा था हमने, तो वो H2SO4 से निकलता है। H2SO4 आप सबने पढ़ रखा है, तो यहाँ से 2H+ निकल गया तो क्या बचा? सल्फेट बचा। तो यानी कि एक एसिड से सल्फेट बना है, तो इसलिए एसिड रेडिकल। तो जैसे आप ध्यान में रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट ऑफ सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, जिसकी हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, आइए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा 3 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि इसके बारे में लिखिए, इसके कंसेप्ट के बारे में लिखें, 3 मार्क्स में लिखें, तो आपको ये सारा लिखना आना चाहिए। आइए देखते हैं कि होता क्या है, कैसे हम इसको पढ़ेंगे। लेट अस कंसीडर अ स्लाइटली सोल्यूबल आयनिक कंपाउंड। हमने लिया AgCl इक्विलिब्रियम में, ठीक है, सॉलिड लिया, सॉल्यूशन में डाल दिया, सॉल्यूशन में फिर ये ऐसे Ag+ और Cl- में टूट गया। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अगर हम इस पर लगा देंगे तो K की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? Ag और Cl-, और रिएक्टेंट हमारे पास AgCl है, उसको नीचे रख देंगे, ठीक है। तो K के साथ AgCl को ले गए ऐसे, ये रहा K AgCl और सामने आ गया Ag+ Cl-। अब ये कांस्टेंट रहेगा, जो घुला ही नहीं वो तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जितना घुल गया वो आयंस की फॉर्म में आ गया, तो जो कांस्टेंट है उसको हटा देंगे, उसको 1 मान लेंगे, ठीक है। तो इसको 1 मान लेंगे और K AgCl को हम क्या लिख सकते हैं? यानी कि हम K AgCl को KSP लिख सकते हैं। किसके बराबर आ गया? ये Ag+ Cl- के बराबर आ गया है, ठीक है। तो AgCl इंटू K को हमने क्या मान लिया? KSP। SP क्या है यहाँ पर? सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है। और Ag+ इंटू Cl- क्या है? आयनिक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा और भी बात करेंगे, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट के बारे में। देखिए मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से हमें क्या पता चल रहा है? एक तरह से हमारे दिमाग में आ रहा है सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबल होना, घुल जाना। कोई चीज़ घुल जाएगी तो वो टेस्ट ट्यूब के सोल्यूशन के अंदर रहेगी, नीचे तो नहीं बैठेगी। यानी कि सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट घुलने से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आयंस की फॉर्म में वो होगा और सोल्यूशन में होगा, यानी कि उसके प्रेसिपिटेट कम होंगे। अगर सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा है तो प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे, ठीक है। और अगर आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाए तो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। ये आगे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस तरह से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, गलत नहीं होगा आपका। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से दिमाग में आया सोल्यूबिलिटी, ठीक है, यानी कि घुलना, और अगर कोई चीज़ घुल रही है तो प्रेसिपिटेट नहीं बन रहे हैं बच्चों। इस तरह से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। बाकी सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ द आयंस एट द सैचुरेशन पॉइंट। बाकी किसी भी पॉइंट पर नीचे, मतलब सैचुरेशन पॉइंट को छोड़ करके बाकी हम बोले प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस, दैट विल बी आयनिक प्रोडक्ट। बट अगर हम बोले प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस एट सैचुरेशन पॉइंट, तब बोलेंगे सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। अब सैचुरेशन पॉइंट आप सोचेंगे क्या होता है, चलिए बता देते हैं। 11th में पढ़ा होगा आपने, 10th में, कि आपने 1 चम्मच चीनी का एक पानी के गिलास में डाला, घुल गई, ठीक है। दूसरा डाला, फिर से घुल गई, फिर आपने थोड़ा सा डाला, आधा चम्मच डाला, वो भी घुल गया, थोड़ा सा और डाला, फिर वो घुला नहीं, ठीक है। आपने कोशिशें करी, हीटिंग की बात नहीं कर रहा मैं, आप कोशिश कर रहे हैं, घुल नहीं रहा, तो यानी कि अब सैचुरेशन पॉइंट आ गया भाई, अब इससे ज़्यादा नहीं घोल सकते आप चीनी, इसको बोलते हैं एक तरह से सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। तो सैचुरेशन पॉइंट पे जब बात करेंगे तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट होता है बेटा, अदरवाइज क्या होता है? आयनिक प्रोडक्ट होता है। इनको याद करने का मेथड अभी अभी मैंने आपको समझा दिया,
ठीक है। KSP जो है वेरी कर सकता है विद टेम्परेचर एज सोलिबिलिटी ऑफ द साल्ट चेंजेस विद टेम्परेचर। तो मैंने कहा ना ग्लास में चीनी घुल रहे हैं, अभी मैंने हीट की बात नहीं करी, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर अलग हो जाएगा, वो घुल जाएगी। चलिए, जनरली आप ऐसे लिख सकते हैं अभी AX/BY, और जनरली नहीं लिखना तो सबसे बढ़िया क्या है, ये वाला, ये मेथड आपने AgCl वाला ये करके दिखा देना है और यहाँ से आपकी बात बन जाएगी। जनरल फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर उन्होंने स्पेसिफिकली ऐसा लिख दिया कि जनरल लिख के दिखाओ तो फिर आप लिख सकते हैं, ठीक है। AB की फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ X यहाँ Y। अब AgCl की बात करें तो Ag1 था, यहाँ Cl1 था, यही तो है सेम चीज़, ठीक है। तो ये AX/BY सॉल्यूशन में गया, फिर XA + YB- बने, KSP निकल जाएगा, A+ की पावर X, B+ की पावर Y। तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या हुआ ऑफ अ साल्ट एट अ गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए बात आ गई ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन विद ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज टू द पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ इट्स आयंस, ये वाला X और Y, प्रोड्यूस्ड ऑन डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई है, तो आशा करता हूँ आप इसको समझ पाए होंगे और याद रखेंगे। रिलेशन बिटवीन सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट एंड सोल्यूबिलिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक एग्जांपल हमने लिया AgCl का, तो सोल्यूबिलिटी को हमने S मान लिया, ठीक है। अब Ag+ भी S रहेगा, Cl- भी S रहेगा, क्योंकि AgCl अगर S है तो उतने ही Ag+ बनेंगे, उतने ही Cl- बनेंगे। देखिए मान लिया 10 HCl है, तो इससे 10 ही तो बनेंगे H+, इससे Cl-10 ही तो बनेंगे बच्चों, 10, ठीक है। तो अगर हम कहें कि AgCl S है तो Ag+ भी S रहेगा बच्चों, Cl- भी तो S ही रहेगा, ठीक है। S इसलिए ले रहे हैं हम बच्चों क्योंकि हम सोल्यूबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो KSP का फॉर्मूला भी देखा था आपने, Ag+ इंटू Cl-, ठीक है। ये भी S है, ये भी S है, तो S² आ गया, तो S कितना बन गया यहाँ से, √of KSP, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ सकता है, अपनी किताब में एक आधा न्यूमेरिकल देख के जाइएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल हमने ले रखा है जिरकोनियम फॉस्फेट का, Zr3PO4, ठीक है। तो बच्चों ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो ये आपके सामने एक तरह से न्यूमेरिकल ही है, ठीक है। तो इसको तोड़ेंगे 3Zr4+ में, 4 फॉस्फेट में, ठीक है। अब देखिए ये S मान लिया है तो ये भी S रहेगा, ये भी S रहेगा, लेकिन इसके सामने क्या लगा है 3, तो 3 लगाएंगे, इसके सामने 1 लगा है तो 1 लगा देंगे, ठीक है। इसके सामने 4 लगा है तो 4 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 3S क्यों आ गया, 4S क्यों आ गया। KSP का फॉर्मूला वैसे ही लगाएंगे जैसे AgCl का लगाया था, Ag+ में उसकी कंसनट्रेशन 1 थी, Cl- की कंसनट्रेशन 1 थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर इनकी कंसनट्रेशन कितनी होगी, जो इसके पैर में लिखा है ना वो इसकी कंसनट्रेशन की पावर बन जाएगा। अभी हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी बच्चों, दोबारा देख लेना एक बार पीछे जाके, डेफिनेशन में क्या लिख रखा था, रेज़ टू द पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो ये 3 यहाँ से आ गया, ये 4 यहाँ से आ गया। अब अगली स्टेप देखिए, जिरकोनियम की कंसनट्रेशन कितनी है 3S यहाँ डाल दो, इसकी पावर 3 हो जाएगी। फॉस्फेट की है 4S यहाँ डाल दो, उसकी 4 पावर हो जाएगी, ठीक है। तो बन गया 6912S की पावर 7, क्योंकि पावर्स जुड़ते हैं बेटा मल्टीप्लाई में, 4 + 3 7 हो जाएगा। अब यहाँ से आप S निकाल लो, ये रहा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो एक सिंपल भी देख लिया हमने Ag+Cl, एक थोड़ा सा मुश्किल वाला भी देख लिया, आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे, ठीक है। जनरली ये रहा, जो जनरल की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों आपको, ठीक है। आपने जब ये समझ लिया, जिरकोनियम फॉस्फेट समझ लिया, तो जनरल की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है, इसमें आप शायद कन्फ्यूज़ ही हो जाओगे, अदरवाइज़ ज़्यादा कोई दिक्कत भी नहीं है यहाँ पर। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ, एप्लीकेशंस ऑफ सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट पे चलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आयनिक प्रोडक्ट अगर ज़्यादा हो जाएगा सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, और आयनिक प्रोडक्ट अगर कम है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा है तो प्रेसिपिटेशन नहीं होएगा। मैंने आपको क्या तरीका बताया है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से आपके दिमाग में आएगा सोल्यूबिलिटी, यानी कि कोई चीज़ सोल्यूबल हो रही है, घुल रही है, सॉल्यूशन में ही पड़ी है, तो यानी कि प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। यानी कि सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट अगर ज़्यादा है तो प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे, आयनिक प्रोडक्ट अगर ज़्यादा है तो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। बड़ी सी आसान सी भाषा में मैंने आपको ये चीज़ समझाने का काम किया है, और इसकी जो डेफिनेशन थी वो मैंने पीछे आपको बता दी थी, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट की भी बता दी है बच्चों, आयनिक प्रोडक्ट की भी बता दी है। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। कॉमन आयन इफेक्ट आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, बाकी फिर बाद में करेंगे, ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा,
ये भी आपसे 2 या 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट हमने देखा, उसी तरह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आ सकता है एग्जाम में। तो एक रिएक्शन देखते हैं, NH4OH ले लिया, अब टूटेगा किसमें, NH4 प्लस OH माइनस आयन्स में टूट जाएगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल आपको अगर याद हो 11th क्लास में आपने पढ़ा था बेटा, कि अगर हम कोई भी रिएक्शन लेते हैं और हम उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो रिएक्शन उल्टा काम करेगा, वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर जाएगा, ताकि रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन हमने बढ़ाई है उसको कम किया जा सके। इसी प्रकार से अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने का काम कर दें, ठीक है, तो रिएक्शन क्या करेगा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर जाएगा, ताकि वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को घटा दे। ओके, अब एक और चीज़ सुन लीजिए। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को अगर हम घटा दें, क्या कर दें, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को अगर हम घटा दें तो भी रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा, ताकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाया जा सके। इसी प्रकार से रिएक्टेंट पड़े हैं, हम थोड़ा सा घटा दें तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है रिएक्शन, ताकि वो उसको बढ़ा सके। यानी कि जो भी हम करेंगे उसका उल्टा करने का काम, उसका उल्टा ही काम करेगा कौन, रिएक्शन मिक्सचर कह लीजिए या इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो अभी हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं, आइए देखते हैं। इफ वी ऐड एनी आयन ऑन राइट साइड देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन दैट डायरेक्शन वेयर इट कैन डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द एडिड आयन दैट इज लेफ्ट साइड ऑफ द इक्विलिब्रियम। यानी कि उल्टा काम करेगा। हमने राइट साइड आयन डाल दिया तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, रिएक्शन किस तरफ जाएगा भाई, बैकवर्ड डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड की तरफ जाना शुरू कर देगा। NH4OH लिया बेटा, NH4 प्लस और OH माइनस में टूटा, हमने साथ के साथ NH4Cl और डाल दिया, एक्स्ट्रा डाल दिया बाहर से, ठीक है। अब ये टूटेगा NH4 प्लस में और Cl माइनस में। कॉमन क्या है इनमें, कॉमन क्या है, NH4 प्लस। अब NH4 प्लस कॉमन है और NH4OH जो है एक बेस है, वीक बेस है, तो इसमें इक्विलिब्रियम हमेशा रहता है। और अब क्या होगा, NH4 प्लस जो है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई बेटा, क्योंकि NH4 प्लस कुछ तो हमें कहाँ से मिल गया, इस पर्टिकुलर रिएक्शन से मिल गया, NH4OH के टूटने से, और कुछ हमने साल्ट डाल दिया NH4Cl, ठीक है। तो यहाँ से NH4 प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो अब रिएक्शन क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। इक्विलिब्रियम कहाँ मूव कर जाएगा, हमारा पीछे की डायरेक्शन में, ताकि वो NH4 प्लस की कंसंट्रेशन को कम करने का काम कर सके। और ऐसा कब होगा, जब NH4 प्लस और OH माइनस आपस में मिलेंगे, तब ये NH4OH बना पाएगा। इस तरह से इसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है NH4OH की, वो कम हो जाएगी, इसका डिसोसिएशन, इसका टूटना वो कम हो जाएगा, ठीक है। इन द अबव रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड इज एडिड which increases the concentration of NH4 plus, then equilibrium shifts towards left side. This is called as common ion effect. common ion की वजह से क्या इफेक्ट हो गया, रिएक्शन पीछे की तरफ मूव करना शुरू हो गया बच्चों। बहुत ही आसान है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट भी बड़ा आसान है, आप उसको Ag+Cl- के एग्जाम्पल के तौर पर लेकर के चलेंगे, और अगर लिखना आए तो उसी का एग्जाम्पल दे देना। और NH4OH NH4Cl वाला जो आपने अभी देखा है, ये आप कॉमन आयन इफेक्ट में लिख सकते हैं। बड़ी आसानी से आपके दोनों टॉपिक तैयार हो जाएंगे, और इनमें से कोई एक ज़रूर आ सकता है, दोनों भी आ सकते हैं बेटा, ठीक है, बड़े आसान है। तो मैं यहाँ पे आपका ये रोक लेता हूँ लेक्चर बेटा, और आगे हम एप्लीकेशंस ऑफ सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट एंड कॉमन आयन इफेक्ट करेंगे, लेकिन ये अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। काफ़ी सारा काम है अभी, तो ठीक है बच्चों, आप फिलहाल इतना तैयार करें, मैं अगला लेक्चर जल्द से जल्द भेजने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।